एक बार फिर से आपको न्यूज 24 पर अपडेट दे दें। आज हरियाणा की वोटिंग खत्म हुई है, एग्जिट पोल आ गए हैं। 2 एग्जिट पोल जो आए हैं उनके मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है। ओके, तो अब हम शुरू कर रहे हैं एक बार फिर से अपना महा एग्जिट पोल और उसकी कवरेज। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे साथ रविंदर बैठे हैं, पहले से विजय त्रिवेदी जुड़ गए हैं। आप विजय जी लगातार राष्ट्र की बात में हरियाणा पर खुलकर अपनी बात कहते आए हैं। अब तो एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आ रहे हैं, देखते हैं विजय जी के पास क्या है। और राजू केरनी काफी देर से जुड़े हुए हैं, जम्मू से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आप देख रहे हैं आरपी सिंह आ गए हैं मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और सैफ खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत। आरपी सिंह, आपसे शुरू कर रहा हूं। आरपी सिंह जी, जो 2 एग्जिट पोल आए हैं, दोनों में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक एग्जिट पोल कह रहा है 44 से 54 सीटें कांग्रेस को आएंगी। यह देखिए भास्कर का एग्जिट पोल है, दैनिक भास्कर का, आपको आएंगी 19 से 29। और फिर एक आईएनएलडी 1 से 5, जेजेपी 0 से 1 और अदर्स को 4 से 9। पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। और जो दूसरा एग्जिट पोल आया है रिपब्लिक और मैट्रीज का एग्जिट पोल तो हरियाणा में कांग्रेस को 50 से ऊपर दे रहा है। आरपी सिंह जी, आपका रिएक्शन। मानक जी नमस्कार और धन्यवाद। जरा ध्यान करिएगा छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल क्या कह रहा था, वो भी जरा आज दिखा दीजिए वापस से। तो क्या कि जब एग्जिट पोल का काम होता है और जब उसके सही परिणाम आते हैं तो कुछ चीजें बदल जाती हैं। और पिछले कुछ दिनों के एग्जिट पोल, बेशक को पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, बेशक को असेंबली इलेक्शन हो, ऑफ द मार्क रहे हैं, ऑन द मार्क तो रहे नहीं। और देखते हैं, मेरा मानना है कि हरियाणा के अंदर हम कंफर्टेबल हैं। और हरियाणा का अगर आपने आउटकम रिजल्ट एग्जिट पोल डिस्कस करना तो कल करना चाहिए था, ताकि जबकि पूरे डेटा आपके एनालिसिस हो जाते। और आज जम्मू कश्मीर का कर सकते थे, क्योंकि उनके इलेक्शंस बहुत दिन पहले हो चुके थे। आपके लोगों ने जो उसके अंदर एनालिसिस करना था ठीक ढंग से कर लिया होता, क्योंकि जनरली एग्जिट पोल के 24 घंटे बाद जो आउटकम्स आते हैं वो अलग हो जाते हैं। और ये मेरा मानना है कि कल जब आप इन एग्जिट पोल्स को वापस से दोहराएंगे, या ये लोग एग्जिट पोल वाले लोग अपने फिगर्स डेटा ठीक करेंगे, तो उसमें आपको फर्क दिखेगा। ओके, और जम्मू कश्मीर पर भी कह ही दीजिए हाथ के हाथ, वहां पर भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आप कह रहे थे आपको बहुमत आएगा, दूर दूर तक नहीं है। आरपी सिंह जी, मैं अभी उत्तर देता हूँ। हम लोग लगभग 33 सीटें जम्मू घाटी में, जम्मू प्रोविंस में जीतेंगे, लगभग 33। और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, हम लोग घाटी में भी अपना खाता खोल रहे हैं। और हम लोग लार्जेस्ट पार्टी होंगे वहां पर, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होंगे वहां। तो इसलिए सब आयाम खुले हुए हैं। जो वहां पर इंडिपेंडेंट जीतेंगे, या जो छोटी पार्टियां हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाने के हमारे आयाम खुले हुए हैं, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी होने का एडवांटेज हमको मिलेगा। ओके, जबकि यहां जो एग्जिट पोल है ना, वो मैं दिखा रहा हूं, देखिए जम्मू कश्मीर का, वहां आपको 20 से 25 सीटें मिल रही हैं। फिर पीडीपी है 4 से 7, अदर्स है 12 से 16। अगर आपको और अदर्स को मिला भी लें तब भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आप 45 तक पहुंच रहे हैं। आरपी सिंह जी, जम्मू कश्मीर में मानक 33 से कम हम आने वाले नहीं। मेरी बात नोट कर लेना, मैं आपके साथ 8 तारीख को बैठूंगा, रिजल्ट देख लीजिएगा। मैं जम्मू में था और घाटी में भी रहा, पर ज्यादा दिन मैंने जम्मू में लगाए। विल बी द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, ओके। विजय त्रिवेदी, विजय जी, 2 एग्जिट पोल जो आए हैं, पहले हरियाणा, आपको क्या लग रहा है विजय जी, इनमें से कौन सा ज्यादा सही होगा? एक कह रहा है 44 से 54 कांग्रेस के लिए, एक कह रहा है 55 के आसपास। देखिए, दोनों जो एग्जिट पोल हैं वो केवल यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जिस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, और ये बात बार बार हुई थी, शायद कल परसों भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कांग्रेस की सरकार वहां पर बनेगी। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मानक जी, हम सब लोगों ने, यानी जर्नलिस्ट ने, चैनल्स ने एग्जिट पोल करने में देर कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल 8 महीने पहले कर लिया था। समझे? और उस एग्जिट पोल के बाद जब उनको लगा कि खट्टर साहब के साथ नहीं चला जा सकता, चुनाव में नहीं जीता जा सकता, तो उन्होंने कोर्स करेक्शन किया और नायब सिंह सैनी साहब को लेकर आए। लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो कोर्स करेक्शन किया गया उसमें देर हो चुकी थी, क्योंकि इसका जो पहला
एग्जिट पोल था वो 2019 के विधानसभा चुनाव थे, जब आपको 10 सीटें पहले ही कम हो गई थी। तो खट्टर साहब की लोकप्रियता को तो उस समय खारिज किया था ना जनता ने, कम हो गई थी 10 सीटें। तो एक पहला एग्जिट पोल था 2019 का विधानसभा चुनाव, लेकिन दूसरा एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आरपी सिंह आपके दोस्त हैं लेकिन आपको बताया नहीं उन्होंने, जब उन्होंने खट्टर साहब को हटाकर एग्जिट पोल के आधार पर नायब सिंह सैनी को बनाया गया। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा बदलाव नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे। और मैं समझ रहा था कि ये चुनाव जो है बीजेपी का चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, कांग्रेस का चुनाव है। लोगों को तय करना है कि कांग्रेस की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है। तो इस हिसाब से ये चुनाव कांग्रेस की सरकार बनाने का था। 10 साल खट्टर साहब के हो गए, लेकिन ओके विजय जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। अब सी वोटर का भी सर्वे एग्जिट पोल हमारे पास आ गया है। सी वोटर अब कह रहा है कि कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिल सकती हैं। 50 प्लस है, 50 तो हर हाल में मिलेंगी, 58 भी जा सकती हैं। और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक 20 से 28 मिलेंगी बीजेपी को और अदर्स को मिलेंगी 10 से 14। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये अदर्स का आंकड़ा बीजेपी के आंकड़े में जोड़ भी दिया जाए तब भी बहुमत के आंकड़े से बीजेपी हरियाणा में दूर रह सकती है। यह आ गया सी वोटर का आंकड़ा। महा एग्जिट पोल है आज, इसीलिए हर एग्जिट पोल के आंकड़े न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। कांग्रेस को 50 से 58 सीटें, सी वोटर कह रहा है अदर्स को 10 से 14 और बीजेपी को 20 से 28। अगर आप 20 से 28 और 10 से 14 को जोड़ भी दें और मैक्सिमम फिगर पकड़े तब भी 28 और 14 जोड़कर होते हैं 42। बहुमत का आंकड़ा है 46। ऐसे में बीजेपी बहुमत से दूर रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार सी वोटर के मुताबिक हरियाणा में बनने जा रही है। मिनिमम 50 सीटें सी वोटर कह रहा है कांग्रेस पार्टी जीतेगी हरियाणा में। अब सी वोटर जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कह रहा है जरा वो भी देख लीजिए। हरियाणा का आंकड़ा हो गया सी वोटर का 50 से 58। अब यह आ गया सी वोटर का जम्मू कश्मीर का आंकड़ा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है 40 से 48 सीटें एनसी और कांग्रेस को, बीजेपी 27 से 32, यानी बहुत ज्यादा पीछे बीजेपी नहीं है। पीडीपी को 6 से 12 और अदर्स को 6 से 11। बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है ये, अब खुद देख लीजिए आप। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 40 से 48 के बीच सीटें मिल रही हैं तो यह बहुमत के इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी 90 सीटें हैं। अब 46 सीटें चाहिए। अगर 46 में 40 से 48 का जो ये आंकड़ा है सी वोटर का जम्मू कश्मीर का, अगर 40 पे रह गए तो क्या पीडीपी को साथ लेंगे, अदर्स में से कुछ इंडिपेंडेंट्स को साथ लेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी? अगर हंग असेंबली होती है तो जाहिर है दोनों पक्ष अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों और निर्दलियों के संपर्क में जरूर आएंगे। लेकिन हरियाणा का एक तीसरा एग्जिट पोल भी कांग्रेस की सरकार बना रहा है। पहले आपने देखा मैट्रीज, उसके बाद आपने देखा भास्कर और अब सी वोटर। 3 सर्वे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं और सी वोटर साफ साफ कह रहा है 50 से 58। आपका रिएक्शन? मुझे आपको तो ज्यादा ठीक कौन सा लगा? मुझे ये ज्यादा ठीक लग रहा है 50 से 58। हाँ, क्योंकि सब लोग, हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे थे और डिबेट में भी बातचीत जो कर रहे थे वो यही है कि 55 के आसपास कांग्रेस पार्टी को सीट्स आ सकती हैं, और ये उसके आसपास बिल्कुल सही दिख रहा है। 40 से अगर, और लेकिन बीजेपी के लिए बहुत सम्मानजनक है। देखिए 20 से 28, कम से कम 25 के आसपास 20 आती हैं तो सम्मानजनक नहीं 58, अगर 50 के आस 25 से 30 आती हैं तो फिर भी ठीक है। बिल्कुल। लेकिन देखिए इसमें एक और बात है मानक भाई, ये जो हम बार बार जो सब जर्नलिस्ट और विश्लेषक कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चाहे कांग्रेस के बड़े नेता आए चाहे ना आए, लेकिन जनता जिस तरीके से मूड में है और जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी वजह से कांग्रेस एक ऑल्टरनेट है, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। तो ये उसी की जीत है। कांग्रेस ने तो अपनी जीत को 70 से घटा के 50 पे ले आई कांग्रेस पार्टी, तो पूरे एफर्ट्स किए उन्होंने तो। ओके, सैफ खान, सैफ आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं जो अभी ये बातचीत चल रही है हरियाणा से अगर शुरुआत करें और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में, उसकी एक वजह है जो आज ये फिगर्स भी सामने नजर आ रही है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि अभी भी ये रिजल्ट्स जो हैं ये कांग्रेस के लिए, जहां पे अभी ये बात कर रहे थे, 58 से भी ज्यादा उम्मीदें हैं कांग्रेस से, और वो सामने निकल के आएंगे भी 8 तारीख को जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे कह रहे थे, 8 तारीख को चैनल पे बिल्कुल जो है बात करेंगे। उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ये है कि अगर हम हरियाणा की अगर शुरुआत करें तो
ये वो स्टेट है जहां 70% की जो आबादी है वो किसान लोगों की है, किसानी वहां पे होती है, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर लोग जो है बेस्ड हैं। उसके ऊपर जहां 250 से ज्यादा जो है FIR अगर रजिस्टर हो किसानों के ऊपर, 700 से ज्यादा जो है किसान जो है अपनी जान दे चुके हों, उस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी क्या उम्मीद भी रख सकती है? नहीं रख सकती है। आज अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो देख लीजिए, 37.4% है हरियाणा में, यानी हमारी नेशनल एवरेज का अगर आप बात करेंगे ज्यादा। खुद लेबर सर्वे जो है कहता है 9% जो है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, सिर्फ हरियाणा का मैं बता रहा हूं आपको इस वक्त जो चल रहा है। नेशनल एवरेज 4.1% जो है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, किसानों के लिहाज से जो है, और कर्जे के लिहाज से अगर मैं बोलूं आपको कि कर्जा इस वक्त जो है डेथ 3.79 लाख करोड़ है इस वक्त हरियाणा पे। गवर्नमेंट की पोजीशंस की बात करूं, 4.5 लाख पोजीशंस में 1.8 लाख पोजीशंस इस वक्त खाली हैं, यानी वेकेंट हैं। तो जब ऐसा प्रदर्शन रहेगा भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? अच्छा, अगर इतने सारे मुद्दे थे आपके हिसाब से और एकदम गॉन केस था बीजेपी के लिए, तो हाल में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कैसे जीत ली फिर, और कांग्रेस से ज्यादा वोट कैसे ले लिया? मानक अभी भी ये गॉन केस ही है। 8 तारीख के रिजल्ट में जो है वो साफ हो जाएगा। यहाँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं फिर लोकसभा में 5 सीटें कैसे दे दी हरियाणा ने बीजेपी को, और कांग्रेस से ज्यादा वोट क्यों दे दिया? ये सारे मुद्दे पिछले 3 महीने के नहीं है, सैकड़ों पुराने मुद्दे हैं, सालों के मुद्दे हैं। नहीं साहब, ये बिल्कुल मुद्दे हैं और ये चलते आएंगे। मौजूदा मुद्दे जो है, किसान जो है खासकर हरियाणा का, वो बहुत मेजर मुद्दा है और वो रहेगा ही रहेगा। और जहां पे आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, जो है अलग अलग जो है आकलन आते हैं, अगर सीटें आ गई हैं लोकसभा में, तो वो रिजल्ट जो है विधानसभा की, इनके असेंबली के मुद्दे अलग रहते हैं और लोकसभा की। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। वैसे ही जो है हम ये 8 तारीख को देख लेंगे। अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। मानक जो है बहुत जल्दी आपको बता दूं, क्योंकि आर्टिकल जो है 3.5 साल PDP के साथ सरकार चला के भारतीय जनता पार्टी ने उनका हाथ छोड़ा, और उसके बाद जो मौजूदा लॉसेस 370 आर्टिकल के बाद जो है जो रहे वो ये रहे कि 5 लाख से ज्यादा तो जॉब लॉसेस हुए। और अगर मैं ये बोलूं आपको कि कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स और एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट है, 15,000 करोड़ के इकोनॉमिकल लॉसेस जम्मू एंड कश्मीर में। कैसे रिकवर करेंगे? आज जब इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, और जैसे आप आकलन दिखा रहे हैं कि अलग अलग पोर्टल जो है 40 से 48 सी वोटर कह रहा है, 40 से 48 कांग्रेस और एनसी को मिलेंगी। सरकार कैसे बनेगी अगर 40 आई तो बताइए? देखिए, कोशिश तो यही रहेगी। अगर हो सकता है कि एनसी के साथ ही फिर गठबंधन का, जाहिर सी बात है वो हो सकता है बिल्कुल जो है कांग्रेस का, और वो करेगी भी। और मेजोरिटी में अगर नहीं आ रही है, मगर सरकार फॉर्मेशन तो क्लियर है कि कांग्रेस की ही होगी। अच्छा, ठीक है, ओके, ऑल राइट। राजू केरनी बेहतर बताएंगे, राजू भाई बताइए जरा, अगर मान लीजिए सी वोटर जो कह रहा है वैसा ही हो जाता है, एनसी और कांग्रेस को आ रही है 40 से 48, अगर वो 40 पे रह गया तो सरकार बनाने की संभावना किसकी ज्यादा है? आपने म्यूट किया है शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, अब आ रही है, बोलिए। एक चीज जो है वो हम जो है वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी 33 सीटों के ऊपर आकर रुक जाती है तो बीजेपी के पास 5 सीटें एक ऐसी हैं जो कि एलजी जो है उपराज्यपाल जो है नॉमिनेट करेंगे, और वो नॉमिनेट करेंगे होम मिनिस्ट्री के कहने पे, होम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर। जाहिर सी बात है 5 के 5 एमएलए जो है, और उनको जो है वोट डालने का भी अधिकार होगा। तो अब जो आंकड़ा है वो 48 का है, 46 का नहीं है। तो इस तरह से बीजेपी अगर 33 पे आके रुक जाती है तो 5 सीटें उनके पास जो है नॉमिनेटेड भी आ जाएंगी, तो 33 5 38 हुई। तो उस समय जो है एक पेच ये फंस जाएगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते क्या एलजी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है राजू भाई, जरा ठीक करवा रहा हूं उसको। राजू केरनी की आवाज ठीक करिए जरा, टेक्निकल प्रॉब्लम है, 1 सेकंड रुकिएगा प्लीज। विजय त्रिवेदी, विजय जी आपको क्या लग रहा है, सरकार बनाने की रेस अगर जम्मू कश्मीर में शुरू होती है, हंग असेंबली होती है, ज्यादा चांसेस किसके हैं विजय जी? क्योंकि बाकी देश में अगर ऐसा होता तो हम मानते हैं कि बीजेपी इस रेस में आगे रहती है, जम्मू कश्मीर में भी आगे रहेगी क्या? देखिए मानक जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं तब भी था कि बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आने की संभावना है, अब भी बनी हुई है कि क्या संभावना बनती है। और जैसे केरनी साहब ने भी कहा कि 5 सीटों का जिक्र वो कर रहे थे,
लेकिन एनसी और यदि कांग्रेस 40 से ऊपर चली जाती है, ये 40 सीटों पर भी आती है, तो मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बनाना। हालांकि जम्मू कश्मीर को देखें तो वहां पर कोई भी पार्टी केंद्र में जो सरकार है उसके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती है। तो लेकिन अब पीडीपी ने यहां पर बहुत आई नहीं है कि कुछ होगा, और एनसी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा है, तो क्या वो एनसी निकलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकती है? या जो प्रॉक्सी वार में कैंडिडेट खड़े किए थे आपने भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में, वो कितने आपका साथ देते हैं, मतलब कितने लोग जीत कर आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उनको भी याद रखिए, ये जो निर्दलीय या दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के ही सपोर्ट के लिए हैं। नहीं विजय जी, एक वो सेकंड, इसको विजय जी, इसको अगर इस तरह से देखें, मान लीजिए इंडिपेंडेंस, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। एक एनसी और पीडीपी, उनको हम एक खांचे में रख देते हैं, वो वहां की लोकल पार्टियां हैं। एक है इंडिपेंडेंट्स, जिनको शायद बीजेपी ने सपोर्ट किया, कुछ को एनसी ने किया, कुछ को पीडीपी कांग्रेस ने किया। अगर मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस एनसी गठबंधन दोनों को जरूरत पड़ जाती है कुछ इंडिपेंडेंट्स की, तो कश्मीर घाटी के इंडिपेंडेंट्स किसको सपोर्ट करना पसंद करेंगे? उनके लिए आसान कांग्रेस एनसी के साथ जाना होगा या बीजेपी के साथ? नहीं, कोई देखिए, एनसी पीडीपी कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी सभी जो उम्मीदवार हैं मोटे तौर पर बीजेपी के साथ जाएंगे, और मोटे तौर पर उनको ज्यादातर कैंडिडेट्स को, इंडिपेंडेंट हो या छोटी पार्टियां हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया है। और ये तैयारी आज से नहीं हुई, ये डीडीसी से हुई है। जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, जब भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने पूरे पैसे का फ्लो बदल दिया। पहले पैसा केंद्र सरकार का श्रीनगर में जाता था और वो उसको बदलकर उन्होंने डीडीसी में भेज दिया, तो वो तो ताकत वहां पर हो गई। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ना कि ये मसला है। और दूसरा जो राजू केरनी साहब कह रहे हैं 5 कैंडिडेट परमानेंट वो जो बनाएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स एलजी के पास तो हैं, लेकिन मैं बताऊं यदि एनसी की सरकार बनती हो या बहुमत आ रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरनाक होगा कि वो नॉमिनेटेड मेंबर 5 अपने बना ले, क्योंकि फिर वो मामला अदालत तक चला जाएगा। ये अधिकार अलग बात है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बाद कोई एलजी जो है 5 नॉमिनेटेड मेंबर बना दे, ये आज की तारीख में लीगली बहुत संभव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है उनके पास इंडिपेंडेंट ज्यादा है और जो छोटी पार्टी है वो भी उनके साथ है। एनसी का तो ये ब्लॉक पूरा मिल गया ना, अब इसमें पीडीपी जल्दी से जल्दी उनके साथ आकर गवर्नर साहब के पास पहुंच जाए कि हम तीनों साथ हैं, राइट, तब तो हो सकता है। लेकिन बाकी ये तीनों फिगर के अलावा सारा फिगर को आप फिलहाल सिंह साहब के साथ जोड़कर रखिए। सिंह साहब से बहुत दोस्ती है कश्मीर के लोगों की। हाँ ठीक है, ओके। अब राजू भाई जरा ये बताइए, जैसे विजय जी कह रहे हैं और सच भी है, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां रही हैं वो दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ अपने संबंध बनाकर रखना चाहती हैं, बहुत सारे रीजन है उसके। आपको लगता है राजू भाई या तो पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर कोई हंग असेंबली की सिचुएशन आती है, बीजेपी के साथ जा सकती है क्या? देखिए, राजनीति में जैसे कहते हैं कि कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं, तो ऐसा ही जो है ये कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है ये पल पल जो है वो बदलती रहती है। मौसम बाद में बदलता है, पॉलिटिक्स कश्मीर की पहले बदलती है। हालांकि जो वोटिंग जो है, जो कंपेनिंग हुई थी, कंपेनिंग लास्ट फेजेस में आते आते माइनस बीजेपी थी कि बीजेपी को कश्मीर घाटी में हमने घुसने नहीं देना है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम ये भी देख सकते हैं, हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने कल ही अपने बयान में ये कहा था कि उसकी बीजेपी के साथ कोई ऐसा नहीं है, वो INDA मिलाप के साथ ही है। लेकिन कश्मीर में पहले भी देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है। सेंटर में जो है उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर बने रहते हैं, पीडीपी पिछली बार बना चुकी है। लेकिन पीडीपी जो है इसलिए बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहेगी कि पीडीपी को उसका खमियाजा इन चुनावों में जो है वो भुगतना पड़ा है। बीजेपी पार्लियामेंट में भी पीडीपी का कोई कैंडिडेट जो है वो जीत के नहीं आया, इवन महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई थी। और इस बार भी जो आंकड़े अभी तक एग्जिट पोल में आ रहे हैं वो 4 से 7 के बीच में आ रहे हैं, यानी बिल्कुल छोटी पार्टी के तौर पे उसके आंकड़े आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी से एक बड़ी पार्टी के तौर पे जो है वो उभर के आ रही है, जबकि जम्मू से जो है बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के आ रही है। अब देखना ये रहेगा, क्योंकि बीजेपी के पास अगर 33 का आंकड़ा भी पहुंच जाता है तो बीजेपी जो है 5 सीटें जो नॉमिनेशन वाली हैं, जिसमें 2 विमेन कैंडिडेट होंगे, 2 कश्मीरी हिंदू कैंडिडेट होंगे और एक जो है पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो है वहां का विस्थापित रिफ्यूजी जो है वो कैंडिडेट जो है उसको जो है चुना जाएगा और उसको जो है वोटिंग राइट भी होंगे।
यानी कि टोटल जो है अब आंकड़ा जो है 48 का है। 48 जिसके पास एमएलए होंगे वो जो है सरकार बनाने के जो है वो काबिल होगा। ठीक है। और अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की जैसे संभावना जताई जा रही है, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है तो अगर उपराज्यपाल उसको पहले बुलाते हैं तो श्रीनगर के जो छोटी पार्टियां हैं, आम आदमी सॉरी अपनी पार्टी है बिशारत बुखारी की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की है सजाद लोन का है, और एआईपी जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी है इंजीनियर राशिद की, इनमें से कोई भी एमएलए जो है बीजेपी को सपोर्ट देने के लिए तैयार रहेंगे और बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन ये सरकार कितनी देर चलेगी? इंजीनियर रशीद के एमएलए बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, इसकी संभावना पता नहीं मुझे, आप ज्यादा जानते होंगे, मुझे कम लगती है, क्योंकि उनको तो बीजेपी की सरकार में ही जेल में डाला गया। 370 पर वो इतना मुखर है, ऐसे में वो बीजेपी सरकार को सपोर्ट करेंगे? देखिए, कश्मीर का पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो दोस्त होते हैं वो दूसरे दिन जो है दुश्मन बन जाते हैं, जो दुश्मन होते हैं रात जो है दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कश्मीर का पॉलिटिक्स जो है ये बड़ा नहीं, कश्मीर ही नहीं राजू भाई, बल्कि मैं तो इसमें जोड़ देता हूं, हमारा एक्सपीरियंस है, हम तो देख रहे हैं पिछले 10 साल में खास तौर से कि ये कोई भी पार्टी किसी के साथ भी जा सकती है। हम पहले सोचते थे शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हो नहीं सकता, जैसे बीजेपी पीडीपी का नहीं हो सकता था। शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन हुआ और आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक चुनाव हुआ उसके बाद खत्म हो गया, आज भी चल रहा है। लोकसभा के बाद विधानसभा भी साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उनको लगता है कि वो जीत भी रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में जीते वो। आरपी सिंह जी, अब बताइए, आरपी सिंह जी आप बताइए, जम्मू कश्मीर में अगर जरूरत पड़ी तो क्या एनसी पीडीपी का समर्थन ले सकते हैं? पहली बात मैं राजू कर्णी जी की एक बात पर करना चाहूंगा कि जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको गवर्नर साहब को बनाना ही पड़ेगा, और सुनिश्चित लार्जेस्ट पार्टी हम लोग होने वाले हैं वहां पर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा, हम लोग किसके साथ समझौता करेंगे, हमारे साथ कौन समझौता करेगा, समय की बात है। कौन सी पार्टी का क्या स्थिति रहेगी चुनाव के बाद, उनकी पार्टी के जो अंतर्क्रिया है वह कितने निकलेंगे, क्या होगा, ये अभी बात की बात है, क्योंकि बाकी पार्टियों के सब कुछ ठीक नहीं है। मैं इससे आगे खुलासा नहीं करता। अच्छा, एक सेकंड आरपी सिंह जी, एक काम करिए, मैं समझ गया, आप इतना कर दीजिए बस मेरे लिए, ये बता दीजिए, अगर आप सबसे बड़ी पार्टी बने और आपको किसी के साथ जाना पड़ा तो आप सीएम अपना बनाएंगे या उनका बना सकते हैं, इतना बता दीजिए बस। देखिए, ये भी आज कैसे कह सकते हैं कि हमारा जब अलायंस होगा, कैसे होगा, क्या होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि सीएम जम्मू से हो, हाँ, और अंतर्गत जो भी होगा, अब उसमें समय की बात है, परंतु मैं रिपीट कर रहा हूं, और जो राजू भाई बात कर रहे थे, जो राजू सर बात कर रहे थे, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। लार्जेस्ट पार्टी हम लोग होंगे और हम लोग चाहेंगे कि वहां के गवर्नर साहब जो लार्जेस्ट पार्टी हो, जो एक प्रोसेस है उसके अंतर्गत हमको बुलाएं, और उसके बाद हम बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा आरपी सिंह जी, आपके बारे में ये क्यों कहा जाता है, आपकी पार्टी के बारे में, कि चुनाव कोई भी जीते सरकार आप ही बनाते हैं, क्यों कहा जाता है ये? नहीं, अब अगर लार्जेस्ट पार्टी होंगे तो फिर भी अगर सरकार नहीं बनाएंगे तो कैसे बात बनेगी? तो ये तो ठीक नहीं है। अगर लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो तो उनको अधिकार होगा। नहीं ओके, मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं, क्या तोड़फोड़ में, जोड़ तोड़ में, लोगों को अपने साथ लाने में, इसमें क्या बीजेपी ने बाकी सारी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है? ये कला है ना, ये आर्ट है ना एक। अब इसी का नाम राजनीति है। अब उसको कला कहें, कुछ कहें, उसमें एक सरकार तो राज्य को देनी है। अच्छा, तो हरियाणा में ये कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि वहां तो एग्जिट पोल कह रहे हैं आपके पास कोई चांस नहीं है। मैंने कहा कि हरियाणा का एग्जिट पोल, मैं इसलिए अभी कह रहा हूं कल करें बात, तो हरियाणा मैं कल आ जाऊंगा, जरा एक बार ये एग्जिट पोल जितने आए हैं कल तक को रुक जाइए, अपनी फिगर्स ठीक कर लें। मैं जम्मू कश्मीर से बात करने को तैयार हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एग्जिट पोल जो आए होंगे अपनी फिगर्स करेक्ट कर चुके होंगे, जो उनको बाद में जो एकदम अच्छा, एक काम करते हैं, सी वोटर छोड़ देते हैं, वहां पर कांग्रेस को बड़ा बहुमत है, रिपब्लिक वाला छोड़ देते हैं, मैट्रीज वाला, वहां भी बीजेपी को, कांग्रेस को बड़ा बहुमत है। मैं कह रहा हूं भास्कर वाला ले लीजिए, चलिए, उसमें कुछ संभावनाएं जोड़तोड़ की लग रही हैं। मैं कह रहा हूं ये छोटी पार्टियां हरियाणा में, जेजेपी, आईएनएलडी, इंडिपेंडेंट्स, इनको साथ आप ले सकते हैं क्या? मानक भाई, हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं,
हम लोग इसलिए है कि सत्ता में जाना है, सत्ता में रहना है और लोगों के भले के काम करने हैं, इसलिए है। इसमें तो इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा कहना है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश याद रखिए, खासकर छत्तीसगढ़ याद रखिए ना जी, किस प्रकार का एग्जिट पोल था और क्या हुआ, अल्टीमेटली आउटकम क्या हुआ। मतलब पिछले कुछ दिनों से, जब से असेंबली इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, एग्जिट पोल्स का कुछ मामला ठीक नहीं रहा। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं आपकी बात की, एग्जिट पोल सारे ठीक होंगे आपके। नहीं, हमारा एग्जिट पोल नहीं है। एक तो नंबर 1 ये महा एग्जिट पोल है जो अलग अलग एजेंसियों ने, अलग अलग चैनलों ने किया है, हम वो दिखा रहे हैं बस। और दूसरा देखिए, सही गलत तो हमें पता है, हमारा एक्सपीरियंस है, अभी हाल का एक्सपीरियंस है, गलत हो जाते हैं। तो इसलिए और सुनिए एक मिनट, मेरा बैकग्राउंड आप जानते हैं, मैं किस बैकग्राउंड से आता हूं। ये सब एग्जिट पोल करना, कराना, ये सब मेरे किए कराए हैं काम। इसलिए मैंने कहा ना कि कितना ठीक होगा, कितना ठीक होगा पता नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा और कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग लार्जेस्ट पार्टी होंगे और हम लोग सरकार बनाने को क्लेम करेंगे। ठीक है, ओके, ऑलराइट। उसमें जो दल आना चाहेंगे उनको साथ भी जोड़ेंगे। ठीक है रविंदर, अगर ये दैनिक भास्कर वाला आंकड़ा सही हो जाता है और बीजेपी को एक कहीं दूर की किरण दिखाई देती है कि कुछ जोड़ तोड़ करके सरकार में आया जा सकता है, तो आपको लगता है वो जो इंडिपेंडेंट्स होंगे या आईएनएलडी, जेजेपी अगर कुछ जीतते हैं वहां पर, वो कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे या बीजेपी के साथ? तभी तो मानक भाई हम शुरू से कह रहे हैं ना कि बीजेपी 90 सीट पे लड़ेगी। अच्छा, एक सेकंड रविंदर, रोक रहा हूं आपको। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आ गया हरियाणा का। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि गांव में, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी बुरी तरह से हारेगी, जबकि शहरों में कांग्रेस को 38% वोट है, यानी शहरों में बीजेपी अच्छा करेगी। शहरों में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर होगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बीजेपी बुरी तरह से हरियाणा में हार रही है। यह एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है। ओके रविंदर, आपको क्या लग रहा है? मैं ये तो बिल्कुल यही है। इसीलिए वजह से तो वो 55 सीटें वाली बात सही निकल रही है ना सर, जो हम कह रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाका लगभग 70% तो हरियाणा ग्रामीण ही है, जो खेती क्यारी पर आधारित ग्रामीण इलाका है, जहां पर बेरोजगारी की समस्या है, जहां पर जो अग्निवीर की इशू है, ये सब इशू, पहलवान का इशू, ये तमाम सेंटिमेंटल इशूज तो उसी इलाके में हैं। शहरों पर तो इसका प्रभाव बहुत सीमित है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि शहरों में वोट परसेंट बहुत कम है। इस बार वोट जो पड़ा है शहरों में, उसमें और ग्रामीण इलाकों में जो अभी तक के आंकड़े हमने देखे, उसमें तो कई जगह पर तो 20-20% का अंतर है। तो ये तो बहुत एक चिंता की बात बीजेपी के लिए है ही। और मुझे लगता है ये दिखाया जा रहा है, ये एक बुरी हार की तरफ इशारा है। अब गाँव में अगर इतनी बुरी हार हो रही है बीजेपी की, तो मानक भाई एक बात और तय मानिए कि फिर 60 सीट से ऊपर आएगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि 70% तो ग्रामीण है। अब कितने तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 10,000 वोट का भी शहर नहीं पड़ता, उसमें तो सारे के सारे ग्रामीण हैं, और 90-100% ग्रामीण इलाके हैं। तो वहां पर अगर इस तरह की हालत है तो फिर तो 60 से काम चलेगा ही नहीं। 60 से भी ज्यादा हो सकती है, 100% हो जाएगा अगर ये सही बात है तो। ओके, अगर हरियाणा में, रविंद्र कह रहे हैं, अगर हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी बड़ी बढ़त हासिल करती है, इसका मतलब यह होगा कि हरियाणा में कांग्रेस को और बड़ी जीत मिल सकती है। जितना एग्जिट पोल बता रहे हैं उनसे भी बड़ी जीत मिल सकती है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, अभी उसके शुरुआती रुझान हमें दिख रहे हैं, और वो शुरुआती रुझान हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आंकड़ों का हमें इंतजार है। शुरुआती रुझान कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी बड़ी बढ़त की तरफ है, जबकि शहरी इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है। शहरी इलाकों में वोटिंग भी हमने देखा कम हुई है। इससे अंदाजा यही लगता है कि हरियाणा में बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर रह सकती है। और अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, ये चौथा एग्जिट पोल है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल चौथा एग्जिट पोल है जो ये कह रहा है कांग्रेस पार्टी बीजेपी से हरियाणा में आगे निकल रही है। मेरे साथ रविंद्र रैना जुड़ेंगे अभी, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। मुझे पता है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे अगर हंग असेंबली हुई तो बीजेपी की रणनीति वहां पर क्या होगी। पर ये जरा एक बार हरियाणा के सारे एग्जिट पोल एक साथ दिखाइए रविंदर, एक एक करके जरा मुझे समझाइए। पहले देखिए सी वोटर देखते हैं। पहले सी वोटर कह रहा है 50 से 58, अदर्स 10 से 14। जी, अदर्स का यह आंकड़ा सी वोटर में 10 से 14 का है। बिल्कुल ठीक है।